रोशनी से आगे हम चर्चा करेंगे इस पर जरूर। लेकिन सवाल यह है कि राष्ट्रपति ने तो 14 सवाल पूछे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका केंद्र सरकार को जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। यानी जिस लहजे में सवाल पूछे गए थे उसी लहजे में इसका जवाब भी दे दिया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह दिखाया है कि वो झुकने वाला नहीं है, वो डरने वाला नहीं है। क्योंकि आपको बताएं कि 3 सवाल जो है वो वापस से राष्ट्रपति के ऊपर दाग दिए गए हैं। और क्या उन्होंने हवाला दिया? उन्होंने हवाला दिया क्योंकि आरोप ये लगे थे कि एक आर्टिकल है 142, वो सुप्रीम कोर्ट को विशेष प्रावधान देता है। यानी वो अपने विवेक के आधार पर कोई फैसला ले सकता है जहां पर कोई गाइडलाइन उसको पहले से नहीं दी गई है। तो उपराष्ट्रपति ने ये कहा था कि अनुच्छेद 142 जो है ये न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है, जिसका सुप्रीम कोर्ट गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पहले कभी राष्ट्रपति को आदेश नहीं दिया गया था। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि आर्टिकल 142 का हमने कोई उपयोग नहीं किया और कोई दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने तो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, जो गृह मंत्रालय ने 2016 में जारी की थी, हमने तो उसी से इस पर फैसला लिया है। तो अब यहां पर कोई सवाल जवाब जो है वो केंद्र सरकार के पास में नहीं बनना। जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री हुआ करते थे तब एक गाइडलाइन मोदी सरकार लेकर के आई थी, सरकार बीजेपी की ही थी। तो अब यहां पर बीजेपी उल्टा गिर गई है और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी कोई अध्यादेश लाकर इस फैसले को पलटना चाहती है, क्योंकि विपक्ष को एक ब्रह्मास्त्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने थमा दिया है। क्योंकि बहुत से जगह ये देखा जाता है कई राज्यों में जो सरकारें हैं, उन सरकार जो जहां पर मुख्य तौर से अगर देखें तो गैर एनडीए शासित सरकारें हैं। आगे क्योंकि तमिलनाडु का मामला था तो तमिलनाडु में भी गैर एनडीए शासित सरकार है, स्टालिन जो है मुख्यमंत्री हैं। तो ब्रह्मास्त्र जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक थमा दिया था उनको, क्योंकि राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार के इशारे पर ही राज्यपाल भी काम करते हैं। इसके माध्यम से वो कई जगह पर यह देखा गया कि बिलों को रोक लेते थे और राज्य सरकारें जो है वो नतमस्तक राज्यपाल के आगे हो जाया करती थी, कोई कारण भी नहीं बताते थे। तो इससे पूरे की पूरी जो प्रक्रिया थी वो बाधित हो रही थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। तो इसमें बड़ा झटका केंद्र सरकार को लगा, क्योंकि कई जगह ये देखा गया। जब पिछली बार महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में सरकार जब रातों रात राज्यपाल ने शपथ दिलवाई, उसके बाद में वो सरकार गिर गई। तो सरकारों को जोड़ने तोड़ने, विधायकों को जोड़ने तोड़ने में भी राज्यपालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और बात कर लेते हैं मणिपुर की भी। मणिपुर में इस वक्त राष्ट्रपति शासन है, लेकिन काफी समय तक ये मांग होती रही राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, लगना चाहिए, लगना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति शासन जो है सरकार ने नहीं लगाया, बल्कि राज्यपाल उसको रोके रहे। अगर राज्यपाल चाहते तो फौरन वो यहाँ पर मुख्यमंत्री से कोई सवाल कर सकते थे कि आप साबित कीजिए कि आखिर आप सरकार बनाए रहने के लिए काबिल हैं या नहीं है। तमाम सवाल ऐसे थे वो कर सकते थे, लेकिन राज्यपाल क्योंकि केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे, इसलिए वो वहां पर काम नहीं हो पाया। तो इसलिए शायद केंद्र सरकार में एक बौखलाहट आ गई है। और बौखलाहट ये है कि जो गैर एनडीए शासित राज्य हैं अब वो राज्यपालों की नहीं सुनेंगे और वहां की सरकारें अधिक प्रभावी हो जाएंगी। हालांकि अगर बात करें हमारे 28 राज्यों में से अधिकतर राज्यों में 18-19 राज्यों में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन 11-12 राज्य जो भी बच रहे हैं उसके बाद भी बीजेपी को उस पर आपत्ति हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि वो कोई अध्यादेश लाने की तैयारी कर रहे हैं और इससे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पलटा जा सकता है। तो मैं वापस अपने सवाल की तरफ आता हूं। अध्यादेश यहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्देश पर लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल ये बन रहा है कि अगर कल को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो रद्द इस बिल को कर देता है या संशोधन करने के आदेश दे देता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वक्फ बिल पर भी अध्यादेश लाया जाएगा? क्योंकि ये पावर संसद के पास है कि वो अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी पलट सकती है। और इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। जब आपने देखा होगा, जब इलेक्शन कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है, डायरेक्टर होता है, उसको नियुक्त करने के लिए सीजेआई, प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता हुआ करता था। ये फैसला सुनाया था डीवाई चंद्रचूड़ ने, पूर्व सीजेआई ने। यानी कि एक प्रधानमंत्री होकर शामिल, उसमें एक विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक सीजेआई। लेकिन उसके खिलाफ जो है केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर के आ गई और उस अध्यादेश में यहां पर सीजेआई को बाहर कर दिया गया। अब नेता यानी प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक प्रधानमंत्री के द्वारा नामित ही एक मंत्री जो है वो शामिल होगा। यानी बहुमत जो है प्रधानमंत्री ने अपने पास रख ली और इस पर भी सवाल उठे थे। तो वापस मैं सवाल पर आता हूं, तो क्या इस बार भी वक्फ बिल अगर रद्द हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या केंद्र सरकार कोई अध्यादेश लेकर के आएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तहस नहस कर देगी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप अध्यादेश का जिक्र कर रहे हैं तो हो सकता है कि अध्यादेश लाया भी जाए
और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि जो न्यायपालिका है उसकी ताकत को कम करने का काम किया जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही की अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से न्यायपालिका के सवालों पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जजों पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो यही है कि क्या सरकार ये चाहती है कि न्यायपालिका की जो ताकत है, जो शक्ति है, उसको कम किया जाए। और यहाँ पर एक चीज ये भी है कि देखिए जो जगदीप धनखड़ है उनका एक बयान आता है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं, यानी कि अगर वो देखते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट मामला नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बल्कि जगदीप धनखड़ ने तो ये कहा था कि संसद सुप्रीम है। सवाल यहाँ पर पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या संसद सुप्रीम है, यहाँ तक बात पहुंच गई थी। लेकिन इस पर जवाब तो सीजीआई खन्ना ने दिया था कि ना संसद सुप्रीम है ना सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, बल्कि संविधान सुप्रीम है। तो वापस से सवाल यही है कि अब ये तय हो जाएगा कि संसद सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहां पर संसद बदलती है तो एक सवाल यहां पर जरूर उठेगा कि आखिर वापस से ये सवाल हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या संसद सुप्रीम है। अगर यहां पर देखिए संसद कानून बनाती है और कानून बनाने के बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर रहा है तो कोई हवाला भी जरूर देगा कि किस प्रावधानों के तहत जो है वो रद्द कर रहा है या संशोधन करने के आदेश दे रहा है। और उसके बावजूद अगर संसद उस पर अध्यादेश लेकर के आती है तो ये कहीं ना कहीं संविधान का अपमान नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए ये संविधान का अपमान है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया उस संविधान की धज्जियां किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार उड़ाती रही है ये हम सभी ने देखा है। चाहे अमित शाह हो जिन्होंने जिस तरीके से सदन में बोला था, एक बयान दिया था कि बार बार आप लोग अंबेडकर का नाम जपते रहते हैं, इससे अच्छा हो भगवान का नाम जपा जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए बार बार ये कहा जाता रहा है कि जो संविधान, देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम पिछली तस्वीरों को देखा जाए तो ये कहा गया था कि 400 पार और उसके बाद संविधान को बदलने की बात जी, तो उसके बाद में ये देखा जा रहा था कि क्या संविधान को बदल दिया जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम ये कहते हैं कि ये कहा गया है कि जो संसद है वही सुप्रीम है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो गया तो वही अंतिम है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर दिक्कत लग रही है या बिल में कोई गड़बड़ी है, कोई भी ऐसे मामले हैं जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए हैं, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है और वहां पर सुनवाई होती है तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता, देखिए न्यायपालिका का अगर हम जिक्र करते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और देखिए जो पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ माना जाता है, देखिए ये बहुत बड़े अंग है हमारे देश के अंदर और सबका अपना अपना काम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से टकराव की जो स्थिति है और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो जगदीप धनखड़ ने कहा था कि देखिए संविधान से बड़ा कोई नहीं है, तो यहाँ पर एक चीज उन्होंने ये बताई कि क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा है क्या वही सबसे ज्यादा बड़ी है, क्या न्यायपालिका को नहीं माना जा रहा। और देखिए ये देश में एक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब सीजीआई के पद पर थे संजीव खन्ना तो उन्होंने राष्ट्रपति को आदेश दिया था, उससे पहले इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या जो मौजूदा सरकार है वो क्या वाकई न्यायपालिका की शक्तियों को कम करने का काम करे। ये वही सरकार है जब इनके पक्ष में फैसला आता तो ये कहते हैं कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन ये वही सरकार है जब फैसला इनके अगेंस्ट आ जाता है तो किस तरीके से पूरी गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करती है, जजों पर सवाल खड़ा करती नजर आती है। और जिस तरीके से अध्यादेश की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है या जो और भी बड़े जो जानकार उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि ये जिस तरीके से बिल वापस लेने की बात हो तो ये कहीं ना कहीं सरकार के अंदर तो नजर नहीं आ रहा है। और जो नए सीजीआई है बी आर गवई, उनकी जो पीठ है वो कल क्या फैसला सुनाएगी, ये फैसला बहुत ज्यादा मायने रखेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी देखा जा रहा है कि अगर जिस तरीके से न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं, जो ताकत है वो कम होती रही तो आने वाले वक्त में जो मामला है वो केवल लोकसभा और राज्यसभा यहीं से पास हो जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। जी राहुल जी, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि क्या क्या संभावनाएं हैं और अगर ये बिल सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर देगा तो बीजेपी बिल्कुल यहाँ पर अध्यादेश लाने की कोशिश जो है वो कर सकती है। और अगर इसके खिलाफ अध्यादेश लाया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर बार बार अध्यादेश लाए गए तो ये बिल्कुल लोकतंत्र पर हमला होगा, ये संविधान पर हमला होगा। और जो शायद बीजेपी ने इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये नारा दिया था कि 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, वो नारा कहीं ना कहीं सही होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कल इस पर क्या सुनवाई होती है और जस्टिस बी आर गवई
क्या इस बिल को रद्द करते हैं या फिर संशोधन करने के कोई आदेश जो है वो केंद्र सरकार को दे देते हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।